गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। और जैसे अनाउंसमेंट हुई है, पता चल गया होगा आप सबको कि आज से लेकर के 31 जनवरी तक लॉकडाउन बढ़ चुका है ना। तो इसका मतलब है कि स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इसका मतलब है हम लोगों को सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कक्षा 10वीं का जो चैप्टर है, आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक है, जो फर्स्ट फ्लाइट नाम है जिसका, सेकेंड टर्म का जो पहला चैप्टर है, सेकेंड टर्म एग्जाम में आने वाला जो पहला चैप्टर है, उसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। क्या नाम है? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो उसका पहला हिस्सा अ बेकर फ्रॉम गोवा। आप देख रहे हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसे लिखा गया किसके द्वारा? लूसियो रॉड्रिक्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? लूसियो रॉड्रिक्स। और मैं आपको इसके बारे में कुछ विशेष बातें भी बताऊंगा। अभी फिलहाल तो शुरू करें हम लोग। मुस्कुराइए, वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए और सोचिए, समय नहीं थमेगा। आपका स्कूल बंद हो सकता है लेकिन समय बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा अपनी गति से। इसलिए आप भी मेरे प्यारे बच्चों अपनी पढ़ाई को अपनी गति से चलाते रहिए। भूल जाइए लॉकडाउन हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, हमारे पास ऑनलाइन सब कुछ है, हमारे सर हमारे पास अवेलेबल हैं। आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं। आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं। तो फिर वही क्या, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, पढ़ते दम तक। चलिए, इसी बात के साथ बी पॉजिटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पार्ट इसका है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस का मतलब क्या होता है? ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलकियां। आपको पता है इंडिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, मल्टी रिलीजियस है, मल्टीलिंगुअल है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? मल्टी का मतलब बहुत सारा, ऐसा देश जिसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारा धर्म है, बहुत सारे संस्कृतियां हैं, है ना? है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो भारत की संस्कृतियों में से कुछ एक आध संस्कृति, एक एक टुकड़ा को हमारे ऑथर ने यहाँ पे हम सब के लिए लाया है। हम लोग देखते हैं 3 चीज़ों को इन्होंने दिया है। सबसे पहला बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरे पार्ट में कुर्ग, कुर्ग के बारे में विशेष बताऊंगा, है ना, जिसे लोकेश अब्रोल ने लिखा है, और तीसरा टी फ्रॉम आसाम। तो 3 पार्ट है। तो हम लोग आज पहला पार्ट को कंप्लीट करेंगे। समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेकर फ्रॉम गोवा। अब सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए गोवा कहाँ पर है। गोवा है भारत का पश्चिमी तट पे, बिल्कुल। गोवा भारत के बिल्कुल पश्चिमी तट पे है। मुझे आपके लिए ना एक ये ड्रॉ करना चाहिए था, मुझे एक इंडिया का आपको मैप दिखाना चाहिए था, और ब्लैंक मैप में मुझे आपको दिखाना चाहिए था कि ये कहाँ मिलेगा आपको। खैर चलिए, फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि अगर ये हमारा वेस्टर्न वाला पार्ट है, देख लीजिए, मैं ही ड्रॉ कर देता हूँ इसको आपके लिए। मान लीजिए कि ये वाला हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है, आप देख रहे हैं इसको, है ना? इधर आपका, इधर से बढ़िएगा, ठीक है ना? और फिर यहाँ से आप आगे बढ़ जाइएगा तो आपको इधर निकल जाएंगे। तो फिलहाल आप ये देख लीजिए, है ना, ये जो पार्ट है ना, वेस्टर्न पार्ट, तो ये आपका महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ये है महाराष्ट्र, है ना। और एक छोटा सा राज्य यहाँ पे है, इतना बड़ा है भी नहीं, बिल्कुल बिंदी सा लगता है, एकदम बिल्कुल छोटा सा। इसका नाम है गोवा। समझ रहे हैं? गोवा। और गोवा की कैपिटल कहाँ पर है? पणजी। समझ रहे हैं? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोवा आपने देख लिया। भारत का जो मैप है उसमें वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, बिल्कुल महाराष्ट्र के बीचों बीच, समझ जाइए। और गोवा एक फेवरेट डेस्टिनेशन है मौज करने वालों की, घूमने वालों की, है ना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बीचेज हैं, आनंद आता है लोगों को, लोग वहाँ घूमने जाते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग घूमने के लिए तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन गोवा में क्या खास है इसके बारे में जानने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब बेकर फ्रॉम गोवा। अब बेकर किसे कहते हैं? बेकार मत बोल दीजिएगा इसे, बेकर है बेकरी का काम करने वाले जो लोग होते हैं, समझ रहे हैं ना? बेकरी मतलब ऐसी चीजें जो आग पे पका के निकाली जाती हो, समझ रहे बात को? बेकरी कहलाती है वो। ठीक है, चलिए। तो लूसियो रॉड्रिक्स ने बताया है अपनी चाइल्डहुड की बातों को। हम लोग देखते हैं
कहते हैं कि व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस बिफोर रीड, हम लोग पढ़ने से पहले बिफोर रीड देखिए हम लोग कहते हैं व्हाट इमेजेस पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। बताइए भाई आपके दिमाग में क्या चलता है। जैसे आप पंजाब जाएंगे आपको सरदार जी दिखेंगे पगड़ी बांधे, कलर कलर डिफरेंट कलर के। आप राजस्थान जाएंगे वहाँ लोग साफा बांधते हैं, बांधते कि नहीं बांधते। आप गुजरात चले जाएंगे वहाँ एक छोटी सी टोपी पहनते हैं, लोग पहनते हैं ना, है ना। महाराष्ट्र आप चले जाएंगे वहाँ सफ़ेद टोपी पहनी जाती है, नेहरू टोपी, है कि नहीं है। अच्छा, उसी तरह से हर राज्य की अलग अलग चीज़। पहाड़ी क्षेत्र में आप चले जाएंगे, उत्तराखंड है, हिमाचल है, वहाँ देखेंगे इसी टाइप की एकदम गोल टोपी पहनी जाती है। तो लोगों का अपना अपना वेशभूषा है, पहनावा है, उनका रंग है, त्यौहार है कि नहीं। तो आज हम लोग जिस चैप्टर को करने जा रहे हैं इसमें दूसरा पॉइंट भी इन्होंने लिखा है कि व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड, आप कहाँ पर रहते हैं या किन किन जगहों को आपने देखा है। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्या आप कोई ऐसे प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है जहाँ लोग जाना पसंद करते हैं। कुल्लू है, मनाली है, दार्जिलिंग है कि नहीं, कश्मीर है, ये सभी फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं। कहते हैं कि यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश द डच एंड द फ्रेंच द पोर्तुगीज हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया सो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस। तो एक्चुअली ये जो बॉयज ये जो है ना, ये वाला हिस्सा जो है ना यहाँ, और कुछ पार्ट ऑफ सूरत यानी गुजरात का एक शहर है सूरत, वहाँ पे जो चाहे वो फ्रांसीसी रहे हों, चाहे वो डच रहे हों, चाहे वो पोर्तुगीज रहे हों, यहाँ आकर के इन्होंने अपना बंगला बनाया। ठीक है, खैर छोड़िए उन बातों को। अब यहाँ हम लोग गोवा की बात करने वाले हैं, समझ गए, गोवा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा के बेकर, है ना, बेकरी का काम करने वाले लोग कैसे थे, क्या थे, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, शुरू करें। देखिए वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक जरूर करिएगा, उससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा ना, बिल्कुल। चलिए देखिए, कहते हैं दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट का मतलब क्या, किसी व्यक्ति ने कलमबद्ध कर दिया है, लिख दिया है। अब किसने कलमबद्ध किया है, लूसियो रोड्रिग्स, नाम याद है ना, यस याद होगा आपको बिल्कुल। ट्रेडिशनल गोवन विलेज, और गोवा के जो पारंपरिक गांव हैं उसके वहाँ के जो बेकर हैं, हु स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी, जो आज भी सोसाइटी के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, उनके बारे में कही गई है। अब जरा सा पुर्तगीज का नाम आया है, पुर्तगालियों का नाम है, जरा हम लोग देख लेते हैं कि पुर्तगाल यूरोप के नक्शे में कहाँ पर है। तो सबसे पहले आप आ जाइए, इसको देखिए, ये आपका यूरोप है, पूरा कंप्लीट यूरोप देख पा रहे हैं। ये जो लाइनिंग देख रहे हैं ना आपको, ये वाला हिस्सा आपका यूरोप का, अगर ऐसा मैं दिखाऊं आपको तो, क्योंकि इधर इधर फिर आ जाता है यूरोप और एशिया, है ना। तो ये वाला मेन नक्शा जो आप देख रहे हैं, मेन मैप जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है वो किसका है, ये सभी यूरोप के अंदर आते हैं। और उस यूरोप में देखिए ये है पुर्तगाल, इसी को पोर्तुगीज कहते हैं। जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहा जाता है ना, उसी तरह पुर्तगाल के लोगों को पोर्तुगीज कहा जाता है। समझ में आई बात आपको, यानी कि आप देख लीजिए। और ये जो पुर्तगाल है ना, ये पुर्तगाल, यहाँ के लोगों को पोर्तुगीज कहते हैं। और ये देखिए बे ऑफ बिस्के है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये सभी खाड़ी है, समझ रहे हैं ना। और ये समंदर के किनारे ही देखिए बचा हुआ है, आपका बसा हुआ है पुर्तगाल। इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादातर बड़े क्लेवर रहे हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम रहा है कि उन्होंने समुद्री यात्राएं बहुत शानदार ढंग से की है, क्योंकि उन्हें पानी से खेलने का शौक सब दिन से रहा है। आप यूरोप के मैप में देखिए पुर्तगाल यहाँ पर बसा हुआ है। अगर आप इसको नक्शा वाइज देखेंगे, मैप वाइज देखेंगे, तो ये ऊपर वाला का नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, सॉरी ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, और ये वेस्ट हुआ। यानी कि वेस्ट पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट जो है, आप इसको वैसे अगर काउंट करोगे तो ये साउथ में भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैप वाइज अगर आप चलेंगे, है ना, तो ये आपका जो है वेस्ट पार्ट में कुछ दिख सकता है। ठीक है, आप समझ गए पुर्तगाल यहाँ है। इसको मैंने दिखाया क्यों आपको, अब जरा इसके पॉलिटिकल मैप को भी देख लीजिए, ये पुर्तगाल है, ठीक है ना, इसकी कैपिटल लिस्बन है। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ से लोग आए थे हमारे यहाँ, जिस तरह से हमारे यहाँ अंग्रेज आए, एक्चुअली सबसे पहले तो फ्रेंच आए, डच आए, पुर्तगीज आए, सभी लोग आए, है ना। और वो हमारे यहाँ आए तो थे व्यापारी बन के, बाद में क्या किया आपको पता ही चला होगा, चला है कि नहीं, यस। आते हैं ना, पहले कहते हैं कि भाई जरा सा मुझे जरा सा खिसकिए। आपने ट्रेन में कभी देखा है, सफ़र किया है, आपने देखा भैया जरा सा साइड होइए ना, और जब बैठ जाता है अरे अब सीधा रहिए भाई, है ना, देख लीजिए, ये भाव बदल जाते हैं उनके। चलिए शुरू करिए। देखिए
फर्स्ट लाइन, मैं ना पहला पैरा को आपको रीड करके सुनाता हूँ कैसे इसको रीड करते हैं। सो देखिए, our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. The Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. Those age old, time tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. The third of jingle, the traditional baker's bamboo, heralding his arrival in the morning, can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as pedder in Goa. फर्स्ट पैरा, चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। इसका ऑथर कहते हैं कि आवर आवर एल्डर्स आर ऑफ्टन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली। कहते हैं हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, है ना, आर ऑफ्टन हर्ड, सुना जाता है उनके द्वारा, रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, मतलब वो पुराने दिनों को याद करते हैं। रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब क्या होता है? रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली मतलब थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, पुराने दिनों को याद करते, क्या अच्छे दिन थे वो, है ना। आपने वो गाना सुना है, जाने कहाँ गए वो दिन, ये गाना इस पे फिट होता है, आप देख लीजिए। वो कहते हैं जो ल्यूसियो रॉड्रिग्स यानी कि जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं इस बात को, पुराने दिनों के हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, पुरखे थे, उस चीज़ को याद करते हैं, पुराने दिनों को, उन पोर्तुगीज डेज को याद करते हैं, वो ओल्ड पोर्तुगीज डेज। अब इसका ओल्ड पोर्तुगीज डेज को क्यों कहा जा रहा है गोवा के अंदर? क्योंकि ना गोवा में उन लोगों ने एक परमानेंट बेस बना लिया था, और इंडिया आज़ाद होने के बाद भी वो आज़ाद नहीं हो पाया था। बाद में कुछ वर्षों बाद जो है हमारी सेना ने ताकत लगाकर उनको वहाँ से हटा दिया। समझ रहे बात को? अब ज़्यादा हिस्ट्री में मत जाइए, अब आप अपने चैप्टर में रहिए, समझ गए? चलिए आगे बढ़िए। द पोर्तुगीज एंड दियर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड, वो पुर्तगाली और उनके जो फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड थे वो आज भी बहुत याद आते हैं लोगों को। दो ईटर्स ऑफ लोब्स माइट हैव वेनिस्ड, हाँ ये संभव है कि वो जो उसको खाने वाले लोग थे वो डिसअपियर हो गए। वेनिस का मतलब होता है डिसअपियर होना, लोब्स का मतलब होता है ब्रेड, रोटी, समझ रहे हैं ना। कहते हैं भले वो डिसअपियर हो गए, गायब हो गए हो, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन बनाने वाले आज भी हैं। समझ रहे बात को? वी स्टिल हैव अमंग्स अस द मिक्सर्स, और वी स्टिल हैव अमंग्स अस द मिक्सर्स, उनके मिक्सर्स अभी भी हैं, जो मोल्डर्स हैं अभी भी हैं, एंड दोज हु बेक द लोब्स, और वो लोग जो उनको बेक किया करते थे वो आज भी मौजूद है सोसाइटी के अंदर। दोज एज ओल्ड, और उन पुराने दिनों में टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, और उस समय जो फर्नेसेस थे, फर्नेसेस समझते हैं ना, फर्नेसेस का मतलब भट्टी होता है, भट्टी, समझ रहे हैं ना, भट्टी। कहते हैं आज भी एग्जिस्ट करती है, आज भी मौजूद है। एग्जिस्ट का मतलब मौजूद होना। द फायर इन द फर्नेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और उनकी जो आग है, उस भट्टियों की जो आग है ना, अभी तक पूरी तरह से बुझी नहीं है। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझना, समझ रहे हैं ना। हेलो, कहाँ ध्यान है आपका? तेरा ध्यान कहाँ है? तेरा तो हीरो यहाँ है। चलिए आगे बढ़िए, देखिए उसको। द फायर इन द फर्नेस हैज नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है पूरी तरह से बुझ जाना, है ना, खत्म हो जाना। द थर्ड एंड जिंगल द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, और थर्ड और जिंगल की आवाज़, जो धड़धड़ाहट की आवाज़ आती थी, जो बेकर्स थे उनके बांसों में बंधी होती थी कुछ घुंघरुआं, उन घुंघरुओं की जो आवाज़ हुआ करती थी ना, हेराल्डिंग हिज अराइवल, और उनके आने का अनाउंसमेंट था। थर्ड थर्ड आवाज़ आती थी, थर्ड थर्ड, और आप समझ जाते थे कि बस कोई और नहीं, नन अदर देन बेकर जस्ट हैज़ कम, आ चुके हैं वो, है ना। तो कहते हैं मे बी द, देखिए कहते हैं हेराल्डिंग का मतलब होता है अनाउंसमेंट, मैंने सूचना हो गई, उन्होंने जैसे बजाया ठक ठक ठक, आप समझ जाइए बेकर्स आ चुके हैं। अराइवल इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में आते थे। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी उनको कई कई जगहों पे गोवा में सुना जा सकता है, समझ रहे हैं। एंड मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हाँ ये हो सकता है कि वो जो पिछले वाली जनरेशन थी, यानी कि फादर वाली जो जनरेशन थी वो ख़त्म हो गई होगी, लेकिन उनके बच्चे आज भी मौजूद हैं जो इस काम में लगे भी हैं कहीं कहीं, है ना। कहते हैं
स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, जो अपने परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो देखिए, दीज बेकर्स आर इवन टुडे, ये जो बेकर है ना आज भी नोन एज पेडर इन गोवा, उनको पेडर कहा जाता है गोवा में। अब यहाँ से एक पहला क्वेश्चन आएगा कि जो बेकर्स हैं वहाँ गोवा के अंदर, उनको क्या कहा जाता है? बताइए। यस, बिल्कुल सही कहा आपने, पैडर कहा जाता है उनको, PADER। समझ गए? आप उसको मैं एक बार आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, आप उसे देख लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है। और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा तो ये क्वेश्चन जरूर रहेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बाद में मत बोलिए सर आपने बताया नहीं था। तो आगे देखिए, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, अब ऑथर कहते हैं कि हम लोग वहाँ पर गोवा में हमारे बचपन के दिनों की बात ये बता रहे हैं। द बेकर यूज टू बी आर फ्रेंड, ये हमारे दोस्त हुआ करते थे, जो बेकर थे इनके दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे। अब कंपेनियन का मतलब क्या है? कंपेनियन का मतलब होता है, कंपेनियन का मतलब होता है साथी। अब कैसा साथी? जिसके साथ हम अपना अधिकतर समय बिताएं, उसको कंपेनियन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कंपेनियन आपका आदमी भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। कुछ लोग एनिमल लवर होते हैं, तो आप देखते होंगे कि कुत्ता उनके साथ साथ ही जाता है, या कुछ लोगों को देखेंगे तोता बिठा के अपने कंधे पे चलते रहते हैं ना, वो उसका कंपेनियन हुआ। कंपेनियन का मतलब विद हुम यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादा समय आप जिनके साथ बिताते हो वो कंपेनियन हो गया। एंड गाइड, गाइड का मतलब मार्गदर्शक होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, और कम से कम वो 2 बार तो आते थे, कम से कम 2 बार। अब मैं ये सवाल पूछ लूंगा, भाई बताइए कम से कम वो कितने बार आते थे? तो आपको बोलना है कि सर 2 बार तो जरूर ही आते थे, बाकी और आए ना आए, है ना। वंस वेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, और एक बार जब वो निकलते थे बेचने के लिए, बेचने, समझ रहे हो ना। अभी आपने अपनी गलियों में देखा होगा, सब्जी वाले आ रहे हैं चिल्लाते रहते हैं, कोई और सामान वाले आ रहे हैं, कोई कपड़ा वाले आ रहे हैं, कोई बर्तन बेचने आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो सभी लोग आते थे। तो यहाँ पर जो है दिखा रहे हैं, ऑथर बता रहे हैं कि वो जो था वहाँ के बेकर जो थे मॉर्निंग में आते थे, और क्या करते थे? वो बेचने के लिए आते थे, घर 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 जाते थे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और जब वो अपना पूरा बास्केट, थैला, वो जो टोकरा होता था वो पूरी तरह से खाली कर देते थे, तो रिटर्न होते थे उस समय। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम द स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और ऑथर याद करते हैं कि कैसे थड़ थड़ उनकी आवाज़ आती थी, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती थी उस बैम्बू से, उस बांस की लकड़ी में जो बंधा होता था घुंघरू, उसकी आवाज़ आती थी, हम लोग सुनते थे और दौड़ जाते थे उनको देखने के लिए, गुड मॉर्निंग बोलने के लिए उनको, है ना। कहते हैं कि एंड मीट एंड ग्रीट हिम, उन्हें मिलने के लिए और उनको विश करने के लिए, ग्रीट करने के लिए, गुड मॉर्निंग बोलने के लिए दौड़ते थे। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या वो रोटी के लिए, क्या वो जो ब्रेड बनाया जाता था उनके लिए प्यार था? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द लोव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बेस्टिन, ये जो ब्रेड थे ना उनको खरीदा जाता था किनके द्वारा? पैस्किन या बेस्टिन के द्वारा। ये कौन लोग थे? द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो घरों में महिलाएं काम करती थी ना। मेड सर्वेंट का मतलब होता है हाउस कीपिंग गर्ल, है ना। घर में जो महिलाएं काम करती थी, मतलब मान लीजिए आपका घर वहां पर है और आपके घर में कोई काम करने वाली बाई आती है, काम वाली बाई, है ना, फीमेल होनी चाहिए, मेड सर्वेंट, तो वो खरीदती थी उनको। व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर, लेकिन फिर हम लोगों का क्या उसके साथ संबंध था, क्या चक्कर था भाई, हम क्यों दौड़ते थे? दोज ब्रेड बेंगल्स विच वी चोज केयरफुली, हम चुनते थे उनके लिए बढ़िया वाला, है ना। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी तो स्वीट ब्रेड की बनी होती थी, बिल्कुल शानदार ढंग से बनी हुई होती थी, स्पेशल। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झांग झांग। अब देखिए एक साउंड आई है, वो जो बेकर आते थे ना, झांग झांग आवाज करते, झांग 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 झांग, ये आवाज आती थी, है ना। साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टेप, और बैम्बू स्टेप में उन्होंने घुंघरू वगैरह लगा रखे थे, इसलिए वो आवाज आती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन द हिज हेड एंड अदर हैंड टू द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और एक हाथ से, देखिए आपने कभी देखा होगा, इधर से टोकरी इन्होंने पकड़ रखी है और एक हाथ से लट्ठी, वो लठ बजाते रहता, झंग 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 झंग। समझ में आ रहा है मेरी बात को? मुझे पक्का यकीन है आप सही समझ रहे होंगे। और नहीं समझ आ रही है तो आपका ध्यान कहाँ है? ध्यान दीजिए, समझ में आएगा आपको। देखिए कहते हैं कि हिज हेड बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और वह ना बैंग करना मतलब होता है टकराना, ठीक है ना, चोट करना, उस पर स्ट्राइक करते थे, वो बजाते थे उसको।
ऑन द ग्राउंड ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। और जो खरीदार होती थी यानी कि बैस्किन पेस्टिन मेड सर्वेंट जो भी कह सकते हैं, उनको कहते गुड मॉर्निंग मैम, लेंगे आप, है ना। अब हमारे यहाँ सब्जी वाले आते हैं, लीजिए ये लीजिए वो लीजिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बिल्कुल। तो कहते हैं ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। और फिर वो जो है उस बैम्बू के ऊपर ऐसा करके, ये देखिए वर्टिकल बैम्बू ये हुआ, है ना, इस प्रकार के रखते थे, इस पे अपनी वो टोकरी रख दिया है ना। अब कह जी इसमें रखा हुआ है, आप चुन लीजिए जो जो चाहिए आपको। देख रहे हैं आप, इस टाइप का जो है बना हुआ रहता था ब्रेड उसके अंदर। अब मुझे ड्रॉ करने नहीं आ रहा था, आप हंसीएगा मत, आप ड्रॉ कर लीजिएगा, मुझे पक्का यकीन है ना। तो चलिए कहते हैं कि वी किड्स वुड बी पुस्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और हम बच्चों को ना थोड़ी सी मीठी सी डांट पड़ जाती थी। रिब्यूक का मतलब होता है डांट पड़ना, प्यार वाली डांट, प्यार वाली डांट, अरे हटो हटो हटो, वो पीटने वाली नहीं, प्यार वाली डांट, है ना, उसको रिब्यूक कहते हैं। ये देखिए कहते हैं वी किड्स वुड बी पुस्ड असाइड, हम लोग को साइड हटा दिया जाता था। माइल्ड रिब्यूक मतलब हल्के फुल्के डांट के साथ, चलो क्या कर रहे हो यहाँ जाओ, है ना। माइल्ड रिब्यूक का मतलब वही होता है। एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और वो जो लोब्स थे उन सर्वेंट को दिया जाता था। अब मतलब ये मत समझिए कि मैं फ्री में देने की बात कह रहा हूँ, वो दे दिया जाता था उनको, उसके बाद में पैसे लिए जाते थे। एंड बट कहते हैं कि वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन फिर भी हम लोग हार नहीं मानते थे। हम लोग को धक्का भी दिया जाए चलो चलो, लेकिन हम लोग फिर भी छुप के ऊपर चढ़ के, देखिए कहाँ कैसे ऑथर डिस्क्राइब कर रहे हैं, देखिए कितना मजा आ रहा है इसको देखने में हम लोग को। बट वी वुड नॉट गिव अप, हम लोग हार नहीं मानते थे। गिव अप का मतलब होता है हार मानना, गिव अप एज ए फ्रेज यूज होता है, इसका मतलब होता है हार मानना। वी वुड क्लाइम अ बेंच, बेंच पे चढ़ जाते थे, या फिर क्या करते थे हम लोग, जो रेलिंग बनी होती थी ना घरों की, उसके ऊपर चढ़ के थे। क्यों क्यों ऑन द पारापेट एंड पीप इनटू, पीप का मतलब होता है झांकना, झांक झांक के देखना उसको, है ना। इनटू द बास्केट समहाउ, किसी प्रकार से आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस, मैं उसकी खुशबू मुझे आज भी याद है। फ्रेग्रेंस का मतलब खुशबू होता है, फ्रेग्रेंस गुड स्मेल को कहते हैं, फ्रेग्रेंस आना, ठीक है ना। तो ऑफ दोज लोब्स, और वो जो लोब्स थे ना उनकी खुशबू। कई बार आपने देखा होगा माँ जब अच्छा खाना बनाती है, मम्मी क्या बना रही हो, क्या शानदार खुशबू आ रही है, महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ, तो ऑथर ऐसा महसूस करते थे वहां पर। लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और बड़ों के लिए वो मिलती थी वो लोब्स एंड छोटों के लिए से बेंगल्स, है ना। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, और फिर जब मिल जाती थी ना पतली पतली वो चूड़ियाँ टाइप की, वो मतलब उनको बड़ा वाला मिलता था, हम लोग को छोटी छोटी मिलती थी, है ना। उसके बाद फिर हम भूल जाते थे कि हमें ब्रश भी करना था। और देखिए लॉजिक क्या देते हैं ऑथर, क्या कहते हैं, सो देखिए कहते हैं कि देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स, ना मुंह धोने की चिंता थी और ना ब्रश करने की चिंता थी। क्यों, वो ऑथर देखिए क्या कहते हैं वाई एंड वाई शुड वी, और हम लोग को करना ही क्यों चाहिए था। ऑथर पूछते हैं भाई हम लोग को करना ही क्यों चाहिए था, जब हमें मिल जाए हाथ में कुछ खाने वाली चीज तो हम ब्रश क्यों करें। इसके लिए एक लॉजिक देते हैं, क्या कहते हैं, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, कौन वो आम की पत्तियों को टहनियों को तोड़ेगा ऐसे करके घिसेंगे। समझ रहे हैं बात को ना, उसको जहमत कौन उठाएगा, छोड़िए उसको, है ना। ऑथर कहते हैं मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, है ना, टूथ ब्रश बनाने की कौन जहमत उठाए उसको, है ना। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और इसकी आवश्यकता ही क्यों थी। देखिए ऑथर कितना प्यार से बात को कह रहे हैं, इसकी जरूरत ही क्या है, मुंह धोने की जरूरत ही क्या है ना। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, और देखिए ऑथर क्या उदाहरण, टाइगर ने कभी मुंह धोया क्या खाने के पहले, क्या मजेदार बात है बच्चों, है कि नहीं। देखिए कह रहे टाइगर कब मुंह धोता है भाई, कभी नहीं धोते हैं, है ना। और देखिए ब्रश्ड हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, और गर्मा गर्म जब चाय ली जाती है तो सारी चीज़ों का अच्छे से दांत हो मुंह हो पूरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देती है ना। क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल कर देती है, तो फिर मुंह धोने की जरूरत क्या है। बट मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सलाह देता हूँ, आप ब्रश जरूर करिए, अच्छे से मुंह धोइए, है ना। पॉसिबल हो तो 2 बार ब्रश करिए। क्यों, बाद में आपके दांत में लीकेज हो जाएंगे, सड़ जाएंगी वो,
और फिर बाद में आपको दांत दर्द करेगा। तो प्लीज़ अवॉइड दीज, इसके लिए आप प्रॉपरली ब्रश करिए, ठीक है। चलिए अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। और जो मैरिज गिफ्ट यानी कि शादी विवाह जब होता था तो मीनिंगलेस थे, मतलब अर्थहीन समझे उसको, अगर वो वाली स्वीट ब्रेड जिसको कि बोल कहा जाता था, बोल, ये देख रहे हैं, अब ये रही बोल आपकी, आप देख सकते हो इस तस्वीर को, देखिए यहाँ ये आपकी बोल है ना। ये शादी विवाह का एकदम स्पेशल गिफ्ट था, आप समझ जाइए। अरे मुंह में पानी आ रहा है ना। क्या आप मीठे के शौकीन है? कम खाइए मीठा, मुझे देखिए मैं मीठा खा खा के मीठा हो गया हूँ। आगे बढ़िए, ये देखिए बॉल है, समझ गया ना, ये मीठी सर स्वीट ब्रेक, स्वीट ब्रेड थी ये, है ना। हाँ तो आप देख पा रहे हैं, ये जो शादी विवाह में मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, चाहे आप जितने भी गिफ्ट डालते हो शादी विवाह में भेजते हो, लेकिन अगर ये ना जाए तो समझिए बेकार। अब अपने घरों में भी शादियां होती हैं ना, तो हमारे चलन में होती है लड्डू, बालूशाही, खाजा, टिकरी, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, एज ए गिफ्ट जाते हैं ना, बिल्कुल। और आजकल तो फैशनेबल हो गया, थोड़ा चलन हो गया है, रसगुल्ला भी जाने लगा है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे गोवन विलेज के अंदर, गोवा के गांवों के अंदर ये चीज़ तो बिल्कुल कंपलसरी थी, आप समझ जाइए, है ना। और फिर कहते हैं जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लूजेज इट्स शाम विदाउट ब्रेड। और चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, उसमें अगर बोल ना मिले तो समझिए कुछ नहीं है, समझ रहे बात को। तो फिर कह रहे हैं कि नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो बेकर थे वो कितने कितने इंपॉर्टेंट थे वहां के लिए। फिर कहते हैं द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। और डॉटर की इंगेजमेंट अगर उनकी हो, बेटियों की इंगेजमेंट अगर हो, सगाई हो, तो उसके लिए तो सैंडविचेज बनते ही बनते थे। ये रहे सैंडविचेज, आपके देखिए अलग अलग प्रकार के, 2 प्रकार के सैंडविचेज मैंने आपके लिए अवेलेबल कराई है। मुंह में पानी आ रहा होगा ना, आ रहा है ना देख के, मम्मी से बोल के बनवा लीजिएगा, खाइए। अभी तो देखिए सर्दियों का मौसम चल रहा है, इनको खाने का मजा ही कुछ और है कि नहीं। फिर अगला देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। केक्स एंड बॉलिनहास आर मस्ट फॉर द क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। कहते केक्स एंड बॉलिनहास, ये 2 प्रकार की आप समझ जाइए कि मिठाई ही है ना। अब देखिए दोनों के पिक्चर आपके सामने हैं, ये रही आपकी बॉलिनहास, ठीक है ना, और ये रहा आपके केक्स। ये तो चाहे क्रिसमस का ओकेजन हो या कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाना हो, देख रहे हैं ना, ये बॉलिन हाउस है और ये है आपका केक, देख पा रहे हैं आप आसानी से। तो कहते हैं कि बॉलिन हाउस आर मस्ट फॉर द क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूँ, है ना। आप पूछ जाएगा कि स्वीट ब्रेड को, स्वीट को क्या बोला जाता था, जो मिट्टी वाली ब्रेड से बनती थी, तो बॉल हो गया। दूसरा है कि शादी के इंगेजमेंट के ओकेजन पे हमारी मदर क्या तैयार करती थी या लेडीज़ क्या तैयार करती थी, ये रहे सैंडविचेज। अच्छा, फिर कहते हैं कि क्रिसमस गिफ्ट के लिए क्या यूज किया जाता था, तो आप बोलोगे सर ये बॉलिन हाउस और ये देखिए केक, है ना। तो फिर कहते हैं आर दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसीलिए गांव में जो बेकर की भट्टियां होती थी उनका रहना तो बिल्कुल कंपलसरी था, नहीं रहेगा तो ये सब बनेंगे कैसे, समझ गए। चलिए अगला पैराग्राफ को देखिए। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज had a peculiar dress known as the kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pattern. अब देखिए, अब इस पैराग्राफ का देखिए, इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब, ध्यान दीजिए अभी पता चल जाएगा आपको। द बेकर और ब्रेड सेलर, जो बेकर थे यानी कि जो ब्रेड सेलर थे वहां पर, है ना, ऑफ दोज डेज, उन दिनों के, हैड पिक्यूलियर ड्रेस, एक खास प्रकार के ड्रेस को पहना करते थे।
जिसको कहा जाता है कबई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, द पिक्यूलियर ड्रेस worn बाय द ब्रेड सेलर और बेकर, व्हाट वाज द नेम? तो आप बता देंगे फटाफट से, सर कबई था वो। देख रहे हैं कबई, KABAI। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एकदम बिल्कुल सिंगल पीस हुआ करता था, फ्रॉक टाइप का, एकदम ऐसा टाइप का, बीच में कहीं जोड़ तोड़ कहीं कुछ नहीं था, है ना? आप समझ रहे बात को? इस टाइप का, समझ रहे हैं? तो ये था, इसको कबई कहा जाता था, समझ गए? और इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग ए शर्ट, और हम लोग अपने बचपन के दिनों में देखते हैं, ऑथर कहते हैं, याद है नाम ऑथर का? लूसियो रॉड्रिग्स। कहते हैं बचपन के दिनों में क्या देखते थे कि जो बेकर्स थे वियरिंग अ शर्ट, एक शर्ट पहना करते थे, एंड ए ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, और जो वो ट्राउजर पहनते थे ना वो फुल लेंथ से थोड़ी सी छोटी हुआ करती थी, है ना? यानी कि घुटने से थोड़ी नीचे रहती होगी। इवन टुडे एनी वन हु वियर्स ए हाफ पैंट, कोई भी जो हाफ पैंट पहनता है, विच रीचेज जस्ट बिलो द नी, बस नी के ठीक नीचे पहुंचते हो, तो तुरंत ही लोगों को कहना का मौका मिल जाता है दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, वो तो पैडर की तरह कपड़ा पहने हुए है। आप समझ रहे बात को ना? तो पैडर का जो ड्रेस था वो यही था। एंड द फाइनल स्टैंड, फाइनल पैराग्राफ में आप पहुंच जाइए, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अब देखिए, हम लोगों का भी राशन किसी न किसी दुकान से आता है कि नहीं? हम लोग महीने भर सामान लाते हैं, फिर एंड ऑफ द मंथ में जो बिल होता है हम लोग उनको पे करते हैं। तो ये जो अब जैसे दूध वाला है, जैसे हमारा सब्जी वाला है, चाहे और किस पेपर वाला है कि नहीं, इन पूरा महीना भर वो देते हैं और लास्ट में एंड में हमें बिल पकड़ाते हैं कि भैया ये लीजिए आपका बिल हुआ, इतने पैसे का बिल हुआ, हम लोग उनको पेमेंट करते हैं। उसी तरह से जो बेकर हुआ करते थे, सारा महीना उनको ये खिलाते थे, है ना, ब्रेड, और लास्ट के अंत में, मतलब महीने के अंत में वो क्या करते थे, उनसे बिल वसूला करते थे। समझ रहे ना? मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सम वॉल इन ए पेंसिल। और अरे आपको याद है, देखिए हमारे घरों में भी न्यूज, जो हमारा कैलेंडर वगैरह होता है, हम उसमें ये सर्कल कर देते हैं, कहते हैं मिल्क स्टार्टेड, कहते हैं ना, न्यूज पेपर स्टार्टेड, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे हाँ बोलिए ना, बिल्कुल एकदम ऐसा ही करते हैं, है ना? तो बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज। और वो कहते हैं ना, मतलब उसका हिसाब रखा जाता था पेंसिल उनसिल से कहीं कहीं मार्क करके, है ना? और पुराने दिनों में, यानी कि जब बेकिंग चलती थी गोवा के अंदर, तो कहते हैं ये प्रॉफिटेबल था, फायदेमंद सौदा था, सौदा इसका बड़ा ही फायदा पहुंचाता था। समझ रहे? द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना। कहते हैं कि जो फैमिली थी उनकी ना, कभी भी भूख से नहीं मरी, कभी भूखे ना रही। ही एंड हिज फैमिली, हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, ऑलवेज खुशी खुशी रहते थे, चाहे वो बेकर हो, चाहे उसका परिवार हो, चाहे उसके साथ जो काम करने वाले सर्वेंट थे, उस सब के सब एकदम बिल्कुल हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस थे। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है धनी, समझ रहे हैं? दियर प्लम्प फिजिक, प्लम्प का मतलब होता है मोटा, मोटा समझ रहे हैं, मोटा, है ना? प्लम्प फिजिक, उनका जो जैसे वो दिखते थे। एंड ओपन टेस्टिमनी ऑफ टू दिस, और कहते हैं अरे जी खाया पिया घर का हूँ, देख रहे हैं, हट्टा कट्टा, है ना? आज मैं बता रहा हूँ, हट्टा कट्टा मत रहिए, लीन एंड थीन रहिए, बचे रहेंगे बीमारियों से, समझ रहे हैं? वरना लोग कहेंगे वजन घटाओ, वजन बढ़ाओ, वजन बढ़ाओ, वजन घटाओ, समझ रहे बात को? ऐसा करने लगेंगे। इसलिए फिट रहने की कोशिश करिए, भूल जाइए कि लोग क्या कहते हैं, खाते पीते घर के हैं कि कैसे घर से हैं। डजंट मैटर, मैटर इज दिस, यू मस्ट बी फिजिकली फिट, नॉट लाइक मी, राइट? तो देखिए लास्ट लाइन का देखिए, कहते हैं कि दियर प्लम फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और टेस्टिमनी का मतलब होता है क्या? एविडेंस, ठीक है, टू दिस। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल, जैक फ्रूट समझता है ना, कटहल इस टाइप का। मैंने कटहल का मुझे पिक्चर आपको दिखाना चाहिए था, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा, जरूर देखा होगा आपने, है ना? टुडे ए पर्सन विद जैक फ्रूट फिजिकल अपीयरेंस इज इजिली कंपेयर टू अ बेकर। अब कोई मोटा सोटा आदमी दिख जाए तो समझेगा ओ लगता है ये बेकर है, बेकर, समझ रहे ना? वही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर कहानी समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है ना तो लाइक करिए, लाइक, ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरा भी हौसला बढ़ना चाहिए, समझ रहे हैं? एक बार इसमें कुछ एक वर्ड्स का मैंने मीनिंग भी लिखा है, आप उसको एक बार देख लीजिए। ये देखिए, मैंने इसके आपके लिए ये कुछ लिखे हैं जो आपको बाद में एक्सेस करना चाहिए।
रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली मतलब फाउंड ऑफ लर्निंग पास्ट मतलब पुराने दिनों को याद करना। वेनिस का मतलब क्या होता है, डिसिपेयर मतलब गायब हो जाना, है ना। मिक्सर का मतलब ब्लेंड करने वाला, मिलाने वाले। मोल्डर का मतलब डिके। फर्नेस का मतलब भट्टी होती है, भट्टी समझते हैं ना, हीटिंग सिस्टम। अरे पुराने ज़माने में भट्टी हुआ करती थी, है ना। चूल्हा, चूल्हा अपने छोटा होता है, भट्टी बड़ी होती है, ठीक है। एक्सटिंग्विश का मतलब पूरी तरह से गायब हो जाना, है ना, बुझ जाना। थर्ड एंड जिंगली साउंड होती है। हेराल्ड का मतलब अनाउंसमेंट मतलब घोषणा, ठक ठक हुआ मतलब समझिए कि आ गया कोई भी। कंपेनियन का मतलब विद हुम यू स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। आप इनको देख सकते हैं और इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, ताकि आपको ना दोबारा जब आप खुद से भी इस चैप्टर को पढ़ें अपने बुक में भी, तो आप अच्छे से कर पाएँ, समझ पाएँ इसका मतलब। अच्छा, दूसरी बात है, जब भी आप इस वीडियो को देखें ना, तो नोटबुक और टेक्स्ट बुक साथ में रखें, नोट डाउन करने के लिए नोटबुक में। और किस वर्ड्स की किसी वर्ड्स की क्या प्रोनाउंसिएशन है, उसको मैं बोलता हूँ, आप उसे देखिए, है ना। और कई बार तो आप डिक्शनरी से भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेरा भी हौसला बढ़ाइए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।